नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, कथन एवं तर्का कि भारत को लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तर्क क्या कर रहा है, लोग अभी भी मानते हैं कि लड़के लड़कियां से बेहतर है। तो ये हमारा जो कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी ऐसी सोच है कि लड़के लड़कियां से बेहतर है। यही सोच लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण है। तो हमारा ये जो है सही है। दूसरा, हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव समाप्त हो गया। ये गलत है। हमारे समाज में लैंगिक समानता के लिए कथन के द्वारा जागरूक की बात कही जा रही है, जबकि तर्क सेकंड के द्वारा बताया गया है कि समाज में लैंगिक भेदभाव समाप्त हो गया है। अतः तर्क सेकंड जो है कथन का समर्थन नहीं करता है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि वन कथन का समर्थन करता है। दूसरा प्रश्न है कि यदि 12 अप्रैल 2010 को सोमवार है तो 8 मार्च 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हमें क्या करना है कि 12 अप्रैल से 2010 से लेकर निकालना है कहाँ तक? 12 अप्रैल 2022 तक। अब इसमें विषम दिन देखना है। विषम दिन की बात कर रहा है तो कितना हो गया? तो 12 वर्ष हो गया। अब प्लस इसमें जो है 3 लीप वर्ष है। क्या है? 3 लीप वर्ष है। तो 12 3 15 हो गया। 15 में 7 से भागा देंगे। एक दिन जो बचेगा वो होगा विषम। क्या है? विषम दिन बचेगा। अब क्या था? सोमवार था। सोमवार है, अब प्लस एक दिन हो गया तो कितना हो गया? ये मंगलवार हो गया। मंगलवार यानी 12 अप्रैल 2022 का कौन सा दिन है? मंगलवार है। लेकिन हमें निकालना कब है? 8 मार्च का। क्या है? 8 मार्च 2022 निकालना है। तो 8 मार्च से 12 अप्रैल के विषम दिनों की संख्या है। तो मार्च कितना हो गया? 23 दिन का, प्लस 12 जो है अप्रैल, भागा 7 दे देंगे। इसमें 0 दिन आ रहा है। क्या है? 0 दिन आ रहा है। यानी विषम दिन यहाँ 0 है। तो 8 मार्च 2022 का भी जो दिन होगा वो कौन होगा? मंगलवार होगा। क्या है? मंगलवार, जो कि हमें आ चुका है। तो आंसर जो हमारा कौन सा होगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। नेक्स्ट है, अजय जो है वो पूर्व दिशा में गाड़ी चला रहा है। अजय क्या है? पूर्व दिशा में गाड़ी चला रहा है। यहाँ अगर मान लें कि ये मानते हैं और 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर बाईं दिशा में मुड़ता है। तो बाईं किधर हो जाएगा? इधर होता है। और 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 4.5 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो ये हो गया 4.5 किलोमीटर की दूरी तय। अंत में वह अपना दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ जाता है 3 किलोमीटर दूरी तय कर। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? तो शुरुआत तो यहाँ हुआ था, तो 2.5 ये हो गया और 4.5 जो है ये हो गया। तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 7 किलोमीटर हो जाएगा। क्या है? 7 किलोमीटर। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दिए गए आरोप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कह रहा है प्रश्न में कि ऐसे कितने प्रबंधक है जो बीटेक डिग्री धारक है लेकिन एमबीए डिग्री धारक नहीं है? प्रबंधक होना चाहिए जो कि बीटेक डिग्रीधारी है। तो ऐसा जो हमारे पास है एक है। अगर हम बात करते हैं 4 का, तो 4 जो है वो एमबीए धारक हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि एमबीए डिग्री धारक नहीं है। तो आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुना और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? जब इसे प्रश्नानुसार गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 गुना 3 प्लस 12 भाग जो है 4 गुना 18 भाग 3 प्लस 7। ये हो जाएगा 16 गुना 3 प्लस 3 गुना 6 प्लस 7, 48 प्लस 18 प्लस 7। ये हो जाएगा कितना? 73। क्या है? 73। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में बस को इस तरह लिखा जाता है, कैट को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पीयूटी को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर जो है बी यू एस है, उसे लिखा जा रहा है ए सी टी भी आर टी। यहाँ देखिए बी से एक निगेटिव किया गया है और बी से एक पॉजिटिव किया गया है। यू से जो है एक निगेटिव किया गया है, यू से एक पॉजिटिव किया गया है। एस से एक निगेटिव किया गया है और एस से एक पॉजिटिव किया गया है। तो सेम इसी तरह कैच का किया गया है। तो हमें पुट का निकालना है, पी यू टी का। तो पी का अगर हम मान लिया कि एक निगेटिव करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो ओ आ जाएगा, और एक पॉजिटिव करेंगे तो क्यू आ जाएगा।
और यू के अगर हम मान लिया कि एक निगेटिव करते हैं तो क्या आ रहा है टी, और एक पॉजिटिव करते हैं तो क्या आ रहा है भी। टी की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव करेंगे तो हो जाएगा यू, और एक निगेटिव करेंगे तो एस हो जाएगा। यानी हमारे पास आया ओ क्यू टी भी एस यू। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? ओ क्यू टी भी एस यू। बेंजीन अणु में कार्बन परमाणु पर किस ढंग का संकरण है? बेंजीन पर जो है वो कार्बन परमाणु पर किस ढंग का संकरण है ये बताना है। तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। तो इसमें जो है sp2 है। क्या है? sp2 संकरण है, और इसका जो संरचना होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बेंजीन पेट्रोलियम की प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। बेंजीन रंगहीन, मीठी गंध वाला तथा अत्यंत ज्वलनशील जो है वो द्रव है। अगला है वायुयान कार्य करता है। वायुयान कार्य करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्नौलीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या है बर्नौलीज के सिद्धांत? तो आदर्श द्रव जब किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। क्या है? नियत रहती है। जैसे तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना, ये बर्नौली का उदाहरण है। हाइपो का सूत्र क्या होता है? हाइपो का सूत्र तो ये होता है Na2S2O3 इंटू 5H2O। Na2S2O3 5H2O। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम एवं ऑसियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु तथा ऑसियम जो है सबसे भारी धातु होता है। क्या है? सबसे भारी धातु होता है। और लिथियम सबसे प्रबल जो है अपचायक भी होता है। क्या है? अपचायक होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं जुड़ी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक कला से। क्या है? केंद्रक कला से जुड़ी हुई होती है। दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करना। यहाँ पर जो श्रेणी दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर अगर मान लिया कि 2 के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, या 1 के स्क्वायर भी कर सकते हैं, +2 के स्क्वायर +3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 11 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 11 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 गुना 11 गुना 11 प्लस 1 इंटू 2 गुना 11 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इसका जो हम लोग फार्मूला एक जानते हैं एनी इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 से हो जाता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 11 गुना 12 गुना 23 बटा 6। आंसर जो हो जाएगा 2024। क्या है? 2024। ये फार्मूला किसका होता था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर का जो फार्मूला था एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। नेक्स्ट है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। नेक्स्ट वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। सबसे पहले 588 का जो है हमें इस तरह एलसीएम ले लेना है। तो अगर मान लें कि 2 से कटेगा तो कितना 294, यहाँ फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 147, फिर ये कितने से कटेगा? ये 7 से कटेगा तो ये 21 हो जाएगा, और फिर ये 7 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ देखना जोड़ा बैठा दीजिए तभी पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है, 3 सिंगल है, तो अगर 3 से गुना कर देंगे तो यह जोड़ा बैठ जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अभिष्ट संख्या जो कौन होगा? वो 3 होगा। 3 अंकों के बाद बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या करना होगा हमें? 6, 9, 12, 15 का एलसीएम लेना होगा। अगर 2 से करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 होगा, 15 होगा। ये 3 से 1, 3, 2, 5 हो जाएगा। तो इसे गुना करेंगे तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा कितना? 180 हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 कितना? 180। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 999 होती है 3 अंकों की बड़ी संख्या। अब इसमें 180 से भागा देंगे, 180 से भागा देंगे
तो ये जो है 99 शेष बच जा रहा है। क्या है? 99 जो है वो शेष बच जा रहा है। 9 बार में ही कट, जो कितना 900 कटता है, 99 शेष बच जा रहा है। तो हमें 99 जो है वो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 900। और ये 900 जो है ये पूरी डिवाइड हो रहा है 180 से। आप देख लीजिए 900 और 180 है, ये 90 है। 18 कितना हो गया? 18 पचे 90 हो गया। क्या है? 90। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई आकृति DE जो है वो पैरेलल है BC का, और AD बराबर x है, DB बराबर x-2 है, AE बराबर जो है x+2 है, EC बराबर x-1 है। तो x का जो है मान ज्ञात हमें करना है। तो यहाँ पर जो है AE बटा EC बराबर AD बटा DB। क्यों? क्योंकि DE जो है पैरेलल है BC का। x+2 बाई x-1 बराबर x बाई x-2। इसे सोल्व करेंगे तो x² - 2² बराबर x इंटू x-1 हो जाएगा। और इसे सोल्व कीजिए, x² - 4 बराबर x² - x, तो माइनस x बराबर हो जाएगा -4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो C होगा। क्या है? C होगा। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद kx² + 4x + 4 के ऐसे शून्यक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो k का धनात्मक मान ज्ञात करना है। अल्फा बीटा बहुपद fx का शून्यक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो k का हमें जो ये दिया हुआ है इसका मान निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल पहले निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/a होता है, यानी 4/k होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बटा बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। -b कितना है? तो -4, और a कितना है? तो k हो जाएगा। तो -4/k हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा के तो -4/k के स्क्वायर। इसको तोड़ देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर ये हो जाएगा कितना? -4/k के स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 24 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है 4/k बराबर हो जाएगा कितना? 16/k स्क्वायर। क्या है? 16/k स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24k हो जाएगा। 24k प्लस 8/k बराबर 16/k स्क्वायर। और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24k प्लस 8 बराबर 16k हो जाएगा। k और एक k कट जाएगा, 16/k। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k बराबर 16। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। अब इसे जो है हमें हल करना होगा। तो हल करेंगे तो ये आ जा रहा है, 8 कॉमन ले लेते हैं, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 = 0, यानी 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 = 0। इसे लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 = 0। और इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 = 0। यहाँ से जो है k का मान आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा। हमें धनात्मक लेना है तो 2/3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी आएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो होता है 335 से लेके 375 AD के बीच होता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, और जिसका रचना, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जो है पराजित किया था। विजय अभियानों को देखते हुए ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। यह ध्यान रखिएगा, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? और इसका आंसर हो जाएगा भूटान। क्या है? भूटान। तिब्बत से निकलने वाली यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो बृहत हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में जो है प्रवेश करती है।
भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा 21 साल। क्या है? 21 साल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। क्या है? उत्तर प्रदेश का। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। कजरी लोकगीत सावन महीने में जो है वो गाया जाता है। चलिए, 6 सहपाठी है। 6 सहपाठी है। कांति, मनोज, सुमन, दिव्या, अनुज और मोहित एक वर्गाकार जो है वो मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ नहीं 4 बैठे, किंतु उनका इसी क्रम होना है। सभी सहपाठी मेज के भुजाओं पर बैठे हैं। सभी सहपाठी जो है मेज के भुजाओं पर बैठे हुए हैं, यानी इस तरह के बैठे हुए हैं। कोई भी सहपाठी कोनों पर नहीं है। कांति अकेले एक भुजा पर बैठी है। कांति जो है अकेले एक भुजा पे बैठी है। मनोज और सुमन मेज की एक ही भुजा पर बैठे हैं। मनोज और सुमन, अगर मान लिया कि यहाँ पर मनोज है तो यहाँ पर सुमन है, यानी एक तरफ 2 एक तरफ 1 बैठे हुए हैं। मोहित अकेला कांति के सामने वाली भुजा पर बैठे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो मोहित है। दिव्या मोहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे। दिव्या जो है वो मोहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे, तो यहाँ कौन बैठा हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। क्या? अनुज। अनुज और दिव्या मेज के एक ही भुजा पर बैठे हैं। सुमन जो है दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। सुमन जो है दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो बिल्कुल है। कांति के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? कांति के दाईं ओर ठीक बगल में जो कौन बैठा हुआ है? इसका आंसर जो हो जाएगा अनुज बैठा हुआ है। कहाँ? कांति के देख लीजिए दाईं ओर अनुज बैठा है। 4 सजीवों के नाम दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है, तो हमारा हो जाएगा बाज। क्या है? बाज। बंदर, बिल्ली, कुत्ता। बाज एक पक्षी है, जबकि अन्य सभी जानवर के अंतर्गत आते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो आप ऑप्शन से यहाँ भरकर देख सकते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर ए भरते हैं तो ए बी ए हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? ए बी बी ए किस में है? तो ऑप्शन जो है वो डी में है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो 5 से 18 गया है। कितना गया है? तो ये +13 है। क्या है? +13 है। और 18 से 39 गया है, +21 है। 39 से 68 देखिए +13 गया है, +21 है, +29 है। 39 से 68 गया है, +29 है। और उसके बाद जो है 68 से 105 है, +37 है। हमारे पास जो है +37 आ गया। अब इन सब कितने में क्या है डिफरेंस देखिए, +8 का डिफरेंस देखिए, +8 का डिफरेंस देखिए, +8 का। तो 37 अब +8 करेंगे तो कितना हो गया? 45। क्या है? 45। और ये 45 जुड़ जाएगा 105 में, तो 45 और 105 कितना हो गया? 150 हो गया। आंसर हमारा होगा सी होगा। ए और बी भाई है। ए और बी जो है भाई है। चलिए देखते हैं, ए और बी जो है क्या है? भाई है। उनके मामा सी और डी है। उनके मामा सी और डी है। अब उनके मामा जो है वो सी और डी है, यानी ये दोनों भी भाई है। और ये जो है ये मामा है। अब कोई तो माँ होगी, कोई माँ होगी, उनके ये भाई होगा। क्या है? भाई होगा या बहन होगा। चलिए, ई डी की पत्नी है। ई जो है वो क्या है? पत्नी है। ई जो है डी की पत्नी है, ये हो गया पत्नी है। और एफ की भाभी है। एफ की भाभी है। ई जो है डी की पत्नी है और एफ की भाभी है, यानी एफ जो हो जाएगा, अगर मान लिया कि भाई है तो यहाँ भी एफ हो जाएगा जो कि माँ है। चलिए, एफ जी की इकलौती बेटी है। जी की इकलौती बेटी है। एक बेटी ये हो गया, एक बेटा हो गया और एक ये बेटा हो गया। जी जो है वो बी की नानी है। बी के नानी हो जाएगा, ये मामा, मामा के माँ जो है वो नानी ही होगा। एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है? तो माँ हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, हमें यह बताना है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा संबंध एक दूसरे का नहीं है। तो अगर बात किया जाए ई का स्थानीय मान कितना होता है? तो 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। और 5 को अगर हम 1 से भागा देंगे, क्या है? भागा देंगे, 5 से 1 से भागा देंगे,
उसके बाद जे का स्थानीय मान कितना होता है 10 होता है, 10 के 2 से भागा देंगे तब भी 5 आता है। ओ का स्थानीय मान कितना होता है 15, 15 को 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 आएगा। टी का मान कितना होता है 20, 20 को भागा देंगे 5 से तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमारा जो है इन चारों में से कौन डिफरेंस है, तो T5 वाला अलग है क्योंकि सबको भागा दे रहा है स्थानीय मान से तो 5 5 आ रहा है, सबको भागा दे रहे हैं तो 5 5 आ रहा है, लेकिन इसमें 4 आ रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी जो है वो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, किसका स्रावन करती है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जठर ग्रंथियों में HCl के स्रावन करती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे, तो Li और Na का तत्वों का गुण जो है वो समान पाए गए हैं। और कब दिया गया था ये, तो 1863 ईस्वी में, क्या है 1863 ईस्वी में। इन्होंने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, जिसमें 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करती है। इन्होंने अपने समय तक के ज्ञात जो है वो 56 तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, कितने 56 तत्वों को किया गया था। और इनके आवर्त सारणी में जो अंतिम तत्व है ये भी पूछा जाता है, अंतिम जो है अंतिम तत्व है कौन था, थोरियम था, क्या था थोरियम था, TS था, ध्यान रखेगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा, 28 का ए। कथन है कि डोब्राइन ने त्रिक का नियम दिया, सही है। डोब्राइन ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल कथन 1 जो है वो सही है। डोब्राइन ने त्रिक नियम दिए थे, इन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों की श्रेणी बनाई थी। इन्होंने 3 समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिसमें मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत थे। जैसे एग्जाम्पल क्या था, Li, Na और K, इसका 7, इसका 23 और इसका जो है 39। अब 7 प्लस 39 का एवरेज निकालेंगे तो वो 23 होगा। इस तरह वो अरेंज किया गया था। 2 और अरेंज किया गया था, CaSr और Ba। एक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या है आयोडीन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, संतुलित अभिक्रिया तेरा में बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बना है। यानी हमारे पास जो हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये बन रहा है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 के होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या जो है वो करता है, ये हमें बताना है। ये देखते हैं, आयोडीन नीले काले रस में परिवर्तित होता हुआ आलू का रस, और इसका आंसर जो हो जाएगा आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो K का मान ज्ञात करना है, क्या है K का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए इन दोनों को FX निकालना होगा, क्या है FX निकालना होगा। यानी हमारे पास जो हो जाएगा 5 गुना 6 हो जाएगा, 10 गुना K होगा, 15 गुना 6 होगा, 20 गुना 10 होगा, और ये कितना है 25 गुना 5 हो जाएगा। सबको हमें जोड़ना होगा। अब बटा ये अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 30 प्लस 10 K प्लस 90 प्लस 200 प्लस 125, ये हो गया। अब माध्य बराबर जो हो जाता है टोटल ये जोड़ के कितना हो गया 445 प्लस 10 K, अब बटा टोटल कितना हो जाएगा 27 प्लस K। अब माध्य इधर कितना दिया हुआ है तो इसको हटा सकते हैं, ये माध्य जो दिया हुआ है इसे लिख सकते हैं 15। अब 15 गुना 27 प्लस K बराबर 445 प्लस 10 K। जब इसे और सोल्व करेंगे तो 405 प्लस 15 K बराबर 445 प्लस 10 K, 5 K बराबर 40, तो K बराबर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, क्या है 8। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है,
यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात करना है। माना कि दो संख्या जो है 100 और 22 है। कह रहा है एक संख्या का 1/4 x/4 बराबर दूसरी संख्या का 3/8 यानी 3y/8 बराबर है, दोनों बराबर है। जब इसे हल करेंगे 8x बराबर 12 y आएगा यानी 2x बराबर 3 आएगा। इक्वेशन 1 हो गया। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, है ना, पहली संख्या में 30 जोड़ा x + 30 किया जाए और दूसरी संख्या में जो है 6 गुना के बराबर है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन दूसरा। इसे और सोल्व कर लेते हैं, सिंपल करें। x + 30 बराबर जो हो जाएगा कितना, 4x। 4x क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6y बराबर जो है 4x है। 6y बराबर जो है इसको लिख सकते हैं ना, 6y बराबर 4x, तो यहाँ पर 4x लिख दिए, x सेम कर दिए। ये हो जाएगा 3x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर जो हमारे पास आ गया 10 आ गया, तो पहली संख्या ही हमें पूछ रहा है तो वो हो गया 10। आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आमिर और अली का अनुपात जो है 5:3 है और वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 की बचत करता है और अली जो है 1800 की बचत करता है तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात करना है। अब आय जो है, आय आमिर के कितना है, आय आमिर का जो है वो 5x है और खर्च कितना है तो 9y है। अली की बात करते हैं तो आय जो है वो कितना है 3x है और खर्च कितना है 5y है। आमिर की बचत की बात करते हैं, आमिर का बचत जो है, बचत है 5x - 9y बराबर 2600 जो कि दिया हुआ है। और अली की जो बचत है वो कितना है 3x - 5y बराबर 1800। क्या है, 1800 है। अब क्या है, समीकरण हमारे पास 2 आ गया, एक समीकरण 1 आ गया है, ये समीकरण 2 आ गया है। अब समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 9 से गुना करते हैं ताकि हमें सिंपल हो जाए। तो 25x - 45y बराबर 13,000। क्या है, 13,000। और 27x - 45y बराबर 16,200। क्या है, 16,200 हो गया। तब ये है, क्या है, माइनस करते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये पूरी तरह से कट गया। ये हो गया जो है 2x बराबर कितना हो गया, ये 3200। क्या है, 3200, दोनों माइनस में तो प्लस कर दिया, 2x बराबर 3200। x बराबर कितना आ गया है 1600। क्या है, 1600। आय की बात करते हैं आमिर की, तो 5x यानी 5 गुना 1600, 8000। क्या है, 8000। इसका 3x यानी 3 गुना 1600, ये 4800। किसमें आंसर आ रहा है 8000 और 4800, तो ये हो जा रहा है सी में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी। 1,50,000 में जो है वो कार खरीदी। अब कह रहा है 5% के लाभ पर इसे बाई को बेच दिया। बाई को इसे बेच दिया कितने, 5% के लाभ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1,57,500 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि बाद में बाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। ये 2% की हानि पर, क्या है, हानि पे वापस बेच दिया। कितने में, ये हो जाएगा 1,54,350। इसे निकालना होगा तो 1,54,350। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि क्या होगा। अब 1,50,000 में यह गाड़ी खरीदा था, अब 1,54,350 में क्या है खरीद किया है, तो एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो संपूर्ण लेन देन में कुल लाभ जो हुआ है वो 1,57,500 से 1,54,350 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3,150 रुपया। क्या है, 3,150 रुपया। यानी आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। एक्स का जो लाभ हो जाएगा वो 3,150, क्योंकि शुरू बेचा था कितना, इतना पे, लेकिन फिर खरीदना पड़ा इसे इतना में, तो इससे इतना घटा देंगे तभी वही लाभ होगा ना। एक्स का लाभ 3,150। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है। वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है 24 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो डी बराबर होता है P × R/100 के स्क्वायर। डी जहां साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, P मूलधन है, R दर है। ये हो जाएगा 24 बराबर 15,000 × R/100 के स्क्वायर, यानी R/100 बराबर √24/15,000। तो
r बराबर इससे कह सकते हैं √4/2500 गुना 100, क्या है 2500 गुना 100 यानी हो जाएगा 2/50 गुना 100 बराबर 4%, क्या है 4%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को, क्या है वर्गीज कुरियन को जो कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। कुछ और इम्पोर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है, विद्रोही कवि, क्या है विद्रोही कवि किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। काफी बार पूछा गया है, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को। और लिटिल कॉर्पोरल, क्या है लिटिल कॉर्पोरल कहा गया है किसे? तो नेपोलियन बोनापार्ट के, क्या है नेपोलियन बोनापार्ट को। माता बसंत, क्या है माता बसंत नाम से ही एनी बेसेंट को कहा गया, क्या है एनी बेसेंट को कहा गया है। राजश्री, क्या है राजऋषि कहा गया है पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या है पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा गया है। और एक और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो कहा गया है ई श्रीधरन को कहा गया है। ई श्रीधरन को क्या कहा गया है? ये कहा गया है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, क्या है इंडिया। आंसर हमारा हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है वो है पवन चक्की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पवन की गति ऊर्जा का परिवर्तन जब विद्युत ऊर्जा में करते हैं तो इसे पवन ऊर्जा कहते हैं, क्या है पवन ऊर्जा कहते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल खाली स्थान को ₹5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी और इसका आंसर हो जाएगा 1935। 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ रुपया की शेयर पूंजी के साथ जो है वो किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना जो है वो किया गया था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, जो क्या है राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, क्या है 1949 ईस्वी का। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, क्या है सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो है वो है संजय मल्होत्रा, क्या है संजय मल्होत्रा है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे। और राजाजी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजागोपालाचारी थे। 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से लेकर 13 सितंबर 2024 के शाम 5:49 तक की अवधि का समय जो है वो कितना होगा? यानी 13 सितंबर 2024 के 5:49 से 11 सितंबर 2023, क्या है 2023 से कितना 5:58, इतना का हमें समय देखना है। तो ये जो हो जाएगा 23 से 24 जो सीधे हो गया वो 265 दिन और 2 दिन और 367 दिन, क्या है 365 और 2 दिन और कितना हो गया 367 दिन। और जब इसका टाइम देखेंगे तो 23 घंटा 51 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? डी होगा, क्या है डी हमारा हो जाएगा 41 के जो है वो डी होगा। 13 सितंबर 2024 शाम इतना बजे से 11 सितंबर 2023 शाम इतना बजे को घटाना है बस। नेक्स्ट है, लीना 2 रास्ते से अपने ऑफिस की जा सकती है, ठीक है। पहले रास्ते की दूरी 5 किलोमीटर है जबकि दूसरे रास्ते की 7 किलोमीटर है। किसी कारणवश वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती है। यदि वह सोमवार को पहले रास्ते से जाती है, अगर मान लिया कि सोमवार से 5 किलोमीटर वाले रास्ते से जाती है तो उस हफ्ते वह दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है? तो एक होगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये होगा 7, ये होगा 5, ये होगा 7, ये होगा 5, ये होगा 7, ये होगा 5। अब 7 वाला से जो तय की है वो 1, 2 और ये 3, तो कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 14 7 21, क्या है 21 किलोमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है
बी हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ भाग है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो बस मान निकालने के लिए बस अरेंज कर देना होगा प्रश्नानुसार। तो 23 गुना 4 माइनस 15 भाग 3 प्लस 10 सोल्व कीजिएगा, 97 आएगा। क्या है? 97। चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से। इंस्ट्रूमेंट का प्ले, तो बेल का जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा, रिंग होगा। कथन है, क्या राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए? तर्क, हाँ वे स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं। नहीं, वे काफी लोकप्रिय हैं और इनका व्यापार बहुत विस्तृत है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी है। केवल तर्क एक जो है वो मजबूत है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? पारा, पैराफिन, नारियल तेल, अवसाद। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवसाद, डी हो जाएगा। अवसाद या डिप्रेशन मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभावों संबंधी दुख से होता है। अन्य सभी जो है तैलीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? संभावित किसका? हेक्सेन का। और इसका सही आंसर जो होता है, हेक्सेन जो है एल्केन का है, तो आंसर हो जाएगा बी। 2 एथिल पेंटेन जो है वो संभावित नहीं है। क्या है? संभावित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। कौन सा मिश्र इस्पात मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है? क्या है? कौन इस्पात मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है? और इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम होता है। क्या है? स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम होता है। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक। क्या है? डिक्लोफिनेक होता है। गिद्धों के नुकसान से भारत में जोरास्ट्रियन यानी पारसी समुदाय पर सामाजिक प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि यह समुदाय परंपरागत रूप से टावर्स और साइलेंस में मानव लाशों के निपटान के लिए गिद्धों का उपयोग करते थे। यानी जो मर जाते थे वह उन्हें छोड़ दिया जाता था वहां पे, ताकि गिद्धों वहां आकर उसे खा सके। निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए जो है वो सही है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में जो है वो लागू होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है कि अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो है वो नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं न्यूटन के तृतीय नियम को। जैसे एग्जाम्पल होता है रॉकेट को आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस के जमीन को दबाना, ये सब न्यूटन के तृतीय नियम का जो है उदाहरण है। प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। ई कोलाई नामक जीवाणु मानव के आंत में रहता है। यदि ये जीवाणु जल में उपस्थित हो तो कहा जा सकता है कि जल प्रदूषित है। अब वायु प्रदूषक का सूचक जो होता है वो कौन होता है? लाइकेन होता है। क्या है? लाइकेन होता है। अगला प्रश्न है, x के पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p प्राप्त होता है। और x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल जो होगा वो कितना होगा? f1 होगा। कितना? f1 होगा। क्यों? x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x बराबर 1 रखिए, यानी f1 होगा जो शेषफल होगा। शेषफल क्या है? शेषफल बराबर f1 बराबर हो जाएगा 1 के मान रखे 4 माइनस पी 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 8। क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो शेषफल कितना दिया हुआ है? 2p दिया हुआ है, तो ये हो सकता है 1 माइनस पी प्लस 2 माइनस 5 प्लस 8, यानी 3p बराबर 6p बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? ए जो कर रहा है वो 5 गुना 8 कितना? 40 घंटा में। अब बी जो कर रहा है वो 6 घंटे 10 बराबर 60 घंटा। क्या है? 60 घंटा। ए प्लस बी द्वारा कार्य मिलकर किया गया है ना, तो 40 गुना 60 बटा 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 24 घंटा। आंसर जो आ जाएगा वो 24 घंटा। ए प्लस बी मिलकर 8 घंटा प्रतिदिन का करके काम समाप्त कर रहा है और 24 घंटा में समाप्त करेगा, तो 24 बटा 8 कर दीजिए, 3 दिन लगेगा। कितना? 3 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? पहली n प्राकृतिक संख्या यानी कह रहा है कि 1 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, इसका जो हो जाएगा योग
यानी इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, क्या है, ए हो जाएगा। एक आदमी 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान जो है 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की हमें गणना करना होगा। तो शेष मूलधन कितना होगा, शेष जो है वो मूलधन 12,000 क्या है, 12,000 माइनस 2,000, क्योंकि 2,000 ये दे चुका है तो 10,000 बच गया। साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, क्योंकि 10% के हिसाब से दिया जा रहा है, तो 10,000 का 1 वर्ष में 10% जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। कुल भुगतान की गई राशि कितना हो गया, तो 2,000 प्लस 10,000 प्लस वो 1,000 जो है ब्याज, कितना हो गया, 13,000, क्या है, 13,000। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1 प्लस tan थीटा बराबर √3 है, तो √3 cot थीटा माइनस 1 का जो है वो मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर √3 माइनस 1, cot थीटा बराबर 1/√3 माइनस 1 हो जाएगा, क्या है, cot थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√3 माइनस 1। इसको ऊपर नीचे √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 कर देते हैं, तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो √3 प्लस 1/2 आएगा। प्रश्न में कह रहा है √3 cot थीटा माइनस 1, मान रख दीजिए √3 cot थीटा का क्या है, √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2 माइनस 1। जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, √3 प्लस 3 माइनस 2/2, यानी √3 प्लस 1/2। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 डी। निम्नलिखित में कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है स्क्वैश। क्या है, स्क्वैश में 2 खिलाड़ी या डबल्स के लिए 4 खिलाड़ी होते हैं। स्क्वैश को दुनिया के सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद खेलों के रूप में मान्यता मिली है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा। पहली न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है, तो उसका नाम है आत्मकथा। आत्मकथा भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है। न्यायाधीश अन्ना चांडी ने श्रीमती नाम से पत्रिका भी महिला के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए निकाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गजल गाने की परंपरा खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई। भारत में गजल गाने की परंपरा खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा हजरत अमीर खुसरो। बर्ली चित्रकला भारत के खालिस्तान राज्य की लोक चित्रकला है, और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से जो है वो संबंधित है। तो प्राइमेट, गोरिल्ला, मार्supial क्या हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कंगारू। क्या है, प्राइमेट मतलब मनुष्य या सदृश जानवर होता है, गोरिल्ला माने वन मानुष, मार्supial माने धानी प्राणी, ये हो जाएगा कंगारू। बाघ, भैंस, पशु, पशु के अंदर ही बाघ और भैंस आता है, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 8 मित्र है एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 हमें मित्र को बैठाना है केंद्र की ओर चारों ओर मुख करके। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उनमें 4 इसके कोनों पर और इसके 4 भुजाओं के मध्य में बैठे। इसीन मनमीत और ज्योति के ठीक बगल में बैठी है। इसीन, अगर मान लिया कि यहाँ पर इसीन को आप बैठाते हैं, एक तरफ जो है मनमीत को बैठाना होगा, एक तरफ ज्योति को। जरूरी नहीं कि इन दोनों इसी तरह हो, आगे पीछे भी होगा, लेकिन आगे प्रश्न में पता चल जाएगा। हर्ष और रेखा के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। हर्ष और रेखा के बीच में 3 व्यक्ति। अगर मान लिया कि यहाँ पर हर्ष कर देते हैं और यहाँ पर रेखा, तो यहाँ पर से देखिए 3 लोग बैठे हुए हैं, इधर से भी बैठेगा तो 3 लोग बैठे हुए हैं। बाकी तो आप 3 भर चुके हैं तो नहीं भराएगा। नंदन इसीन के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। नंदन जो है इसीन के जो है वो दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो दाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा नंदन। क्या है, नंदन। परेश मनमीत के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो परेश जो हो जाएगा यहाँ पर। क्या है, यहाँ पर। मीना और इसीन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठी हुई है। मीना और इसीन के बीच, मीना और इसीन के बीच, तो यहाँ पर हो जाएगा मीना। सभी लोग बैठ गए हैं। मनप्रीत रेखा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। प्रश्न कर रहा है नंदन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है,
तो ये हमारा नंदन है, उसके दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो वो है परेश। आंसर हमारा हो जाएगा सी। दिए गए 3 अक्षर वाले अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। दाईं ओर पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर और बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, दाईं ओर से पहले अक्षर जो है वो RGE का दूसरा अक्षर जो होगा, दूसरा अक्षर क्या है, जी है। बाएं ओर से पहला अक्षर जो है TED का दूसरा अक्षर जो है वो E है, और E और G के बीच अंग्रेजी मान रखे कितना है, F एक है। तो आंसर हमारा जो होगा वो B होगा। एक निश्चित कूट भाषा में मार्क्स को इतना, क्लोज को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ड्राइव को क्या लिखा जाएगा, तो MARKS है, QEVOW है, M से Q गया है +4, A से E +4, R से V गया, ये भी +4, ये भी +4, S से W +4, सभी +4 है। तो हमें ड्राइव का कर देना है। D से +4 जो है H होगा, इसका B होगा, I का M होगा, इसका Z होगा, I का ये I होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B होगा। 8 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। H बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे यहाँ पर H है। A H के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, A H के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। A और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए, A और D के बीच में जो है केवल 3 व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे D हो जाएंगे। G D के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, G है जो D के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो G हो जाएगा। G तथा G के ठीक बगल में F और C बैठे हुए हैं, G के बगल में ठीक जो है F और C बैठे हुए, यहाँ पर F और C दे देते हैं। E और C के बीच केवल 4 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति है, जो यहाँ पर हो जाएगा E है, यहाँ पर हो जाएगा B हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ C अगर देते तो 4 व्यक्ति तो हो ही नहीं पाता, तो आंसर जो है यहीं पर C होगा। तो B और F के बीच में, B और F के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ के बीच में 3 लोग हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्या है, C होगा। अमरबेल या कस्कुटा किस एक का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा बाह्य परजीविता, क्या है, बाह्य परजीविता। निम्नलिखित में से किस एक को जैव पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आंसर हो जाएगा जैंथोमोनस कैम्पेस्टिस, क्या है, जैंथोमोनस कैम्पेस्टिस। तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान में एक बार बदलेगी, क्या है, एक बार बदलेगी। तो यह है कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण, क्या है, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। तो हमें देखना है कि U जो है निगेटिव है, तब V बराबर पॉजिटिव, तो F बराबर भी होगा यहाँ पर पॉजिटिव। दर्पण सूत्र 1/V + 1/U बराबर 1/F, 1/V बराबर 1/10 - 1/-30 बराबर 1/10 + 1/30, 1/V बराबर 3 + 1/30, तो V बराबर 30/4 हो जाएगा, +7.5 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, ये हो जाएगा A। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः V1, V2, V3 है। निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सही है। तो सीधे धारावाही चालक के तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 NI होता है। μ0 जहां परंपरागत जो है स्थिरांक है। अब चुंबकीय क्षेत्र B1 I धारा के कारण B1 जो होगा वो μ0 NI होगा, B2 के कारण जो होगा 2 μ0 NI होगा। क्यों होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2I धारा है। और इसी तरह अगर हम B3 के अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 μ0 NI होगा, क्या है। यहाँ जो हमारा जो हो जाएगा B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा, B3 B2 B1। आंसर हमारा कौन सा आ गया, वो आ जाएगा D आ जाएगा, क्या है, D आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतना का महत्तम समावर्त क्या है। तो अगर मान लिया कि P/Q के रूप में हो और महत्तम समावर्त निकालना है, तो ऊपर क्या हमें निकालना है, HCF और नीचे जो है LCM।
तो 9, 3, 6, 12 का जो होगा HCF होगा और 10, 25, 15, 5 का जो होगा LCM होगा। तो 9, 3, 6, 12 के जो 3 होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो HCF हो जाएगा। 10, 25, 15, 5 का जो होगा 150 होगा LCM। तो ये हो जाएगा 1/50C। एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में दुगना हो जाता है, या कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4 वर्ष 4 माह में दुगना होगा, है ना। 1 गुना होता है, 3 गुना होने यानी 2 गुना बढ़ोतरी में कितना लगेगा, 4 वर्ष प्लस 4 माह में तो होता है, प्लस 4 वर्ष और लगेगा प्लस 4 माह, यानी हो जाएगा 8 वर्ष 8 माह लगेगा। 8.8/12 भी कह सकते हैं, या 8.2/3 भी कर सकते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या बी होगा। एक लड़के से एक दी गई संख्या को 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया। इसके बजाय उसने दी गई संख्या को 5/11 से विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया है। दी गई संख्या ज्ञात करना है। तो पहले संख्या x मान लीजिए, और x को 5/11 से क्या कर दिया, भागा कर दिया, जबकि करना चाहिए था x से 5/11। इन दोनों को जब घटाते हैं तो 192 आते हैं। यही हमारा मेन प्रश्न कह रहा है, बस इसी को हल करना है। 11x/5 माइनस 5x/11 बराबर 192। x का मान हो जाएगा, निकालना है 192 गुना 5 गुना 11/96 कितना हो जाएगा 110। आंसर हो जाएगा हमारा ए। एक बॉक्स में 6 सफेद गेंदे और 7 काली गेंदे, इसमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। दोनों गेंदों को अलग रंग की होने की प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगा। तो सफेद गेंद 6, काली गेंद 7, टोटल गेंद 13। दोनों गेंदों को अलग अलग निकालने के लिए तो 6 में से हमें एक ही निकालना है और 7 में से एक ही निकालना है। टोटल गेंद में से 2 ही निकालना है, इसे भागा दे देना। यही हमारा जो है मेन है। चलिए, तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 गुना 7 बटा फैक्टोरियल 13 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 2 हो जाएगा। जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुना 7 फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 13। तो इसे और कीजिए, 6 गुना 7 गुना ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 गुना फैक्टोरियल 2 बटा 13 गुना 12 गुना फैक्टोरियल 11। ये कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही हो गया, तो इसका मतलब है 6 दूनी 2, 2 2 कट गया। 7 बटा जो है वो 13 आया। क्या है 13, 7/13। आंसर हो जाएगा सी। धातु की एक आयताकार शीट जो है वो 60 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों को कोनों से काट दिया जाता है और शेष को मोड़कर एक खुला आयताकार बक्सा बनाया जाता है। बक्से का जो है आयतन हमें ज्ञात करना है। बक्से की लंबाई जो हो जाएगा 60 - 2 बराबर कितना, 60 - 2 गुना 5 सॉरी, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई 25 - 2 गुना 5 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आयतन जो है वो कितना हो जाएगा 50 गुना 15 गुना 5 यानी 3750 सेंटीमीटर क्यूब। 3750 सेंटीमीटर क्यूब ए हो जाएगा। क्या ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371। क्या अनुच्छेद 371। 19वीं शताब्दी में खाली स्थान के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया है। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। कब किए गए थे, 1665 ईस्वी में। भारत का पहला अन्य एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में किया गया था। कहाँ, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम अनाज वितरण मशीन लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न की संख्याओं या प्रतीकों का एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। क्या क्या शर्त है हमें ये देखना है। तो यदि पहला तत्व जो है एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्वों का क्रमशः इतना इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाए। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, पहला तत्व जो है एक विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदलना चाहिए। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे
तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब इतना को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा ये हमें बताना है। अब यहाँ देखिए कि पहला भी जो है विषम संख्या, दूसरा भी विषम संख्या, तो इसको कह रहा है कि परस्पर बदला जाना चाहिए, यानी 6 इधर हो जाएगा इस तरफ बराबर 2/5 होगा। अब इसे कूटबद्ध कीजिए, 6 को क्या लिखा गया है, f लिखा गया, f है। इसे क्या लिखा गया है, e लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पर e लिखा गया है। बराबर का क्या लिखा गया है, बराबर के g लिखा गया है। 2 को क्या लिखा गया है, p लिखा गया है। @ क्या लिखा गया है, t लिखा गया है। और 5 के क्या लिखा गया है, 5 यहाँ देखिए c लिखा गया है, c। तो FEGPTC आंसर जो हो जाएगा कौन सा, बी होगा, बी। निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं की आवश्यकता है, इसे बनाने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता है हमें ये देखना है। तो अब देख लीजिए, पहले तो एक ये हो गया, 2 रेखाएं ये हो गया, 3 रेखाएं हो गया, और ये 4 रेखाएं हो गया। आगे देखते हैं, 5 रेखाएं ये हो गया, 6 रेखाएं हो गया, 7 रेखाएं हो गया, 8 रेखाएं हो गया, 9 रेखाएं हो गया, और ये 10 रेखाएं हो गया। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो टी होगा। यदि शब्द लैमेट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, LAMENT। इसे अगर हम किया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तो ये हो जाएगा AELMNT। यहाँ जो है एन का और टी का जो है परिवर्तन नहीं हुआ है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए, एक अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कर रहा है। तो बी से जी गया है, ये +5 है, जी से एल +5 है, और एल से क्यू जो है ये भी +5 है, और क्यू से जो है +5 करेंगे तो भी आएगा। भी हमारा ऑप्शन में 2 गो में है, क्या है, 2 में है। तो चलिए, डिजिट चेंज है, बाई तो दोनों में सेम है, डिजिट को देख लेते हैं। 2 से 3 गया है, क्या है, 2 से 3 गया है, और 3 से 5 गया, 5 से 7, 7 से जो जाएगा वो क्या होगा, 11 होगा, क्या है, 11, क्योंकि अभाज्य संख्या देखा जा रहा है, 6 नहीं होगा, तो आंसर हमारा होगा डी। चलिए, अगला एक दिया हुआ है कथनानुसार, अब देखना है कि कौन सा सही है। O बराबर P जो है वो असत्य है। अब देख लीजिए कि P से बड़ा L है, L से बड़ा U है, U से बड़ा K है, और K जो है तो हमारा पास जो O बराबर P है ऐसा कहीं नहीं है, तो ये हमारा जो है असत्य हो रहेगा, क्या असत्य हो जाएगा। बाई ग्रेटर देन L है, देख लीजिए K U के बराबर है, तो यानी K से बड़ा तो है L, लेकिन ऐसा ये भी नहीं कह रहा है, तो ये भी असत्य है, क्या है, असत्य है। K ग्रेटर देन P, आप देख लीजिए K ग्रेटर देन P है, K बराबर U है, तो यहाँ पर K रख लीजिए। P से L बड़ा है, L से बड़ा K है, तो यहाँ पर K ग्रेटर देन P हो जाएगा, तो ये जो हमारा है सत्य है, यहीं पे हमारा सत्य मिल जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो C होगा, क्या है, C। निम्नलिखित में किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम जैसा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम। जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, एकदम पूरी तरह ये याद कर लीजिए, क्या है, याद कीजिए। एका बोरोन क्या है, एका बोरोन मतलब हो गया स्कैंडियम, क्या है, स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम। और एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन बराबर जो हो गया जर्मेनियम, क्या है, जर्मेनियम, 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 जर्मेनियम। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें। इसका आंसर जो होगा, समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए। आंसर जो होगा वो B + C + O2 CO2। 12 ग्राम देखिए, ये 32 ग्राम, और ये हो जाएगा 44 ग्राम। यदि एक नाइक्रोम तार का प्रतिरोधकता इतना है, इसकी लंबाई इतना है, इसके प्रतिरोध इतना, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। R बराबर फार्मूला होता है ρL/A होता है, तो A बराबर जो हो जाएगा ρ × L/R। रो दिया हुआ 110 × 10⁻⁷, L दिया हुआ है 5.5, R दिया हुआ है 22, निकल जाएगा एरिया 2.75 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु का औसत चाल क्या होगा। औसत चाल जो है वो क्या होगा, तो कुल दूरी 20 + 15, और समय जो लगा कुल समय 4 + 2 यानी 35/6
5.83 मीटर पर सेकंड। आंसर जो होगा बी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 2πRh प्लस 2πr² बेलन का। ये हो गया 2200 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, यानी 2200 प्लस 308 क्या है 308, ये होगा 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा सी, 91 के सी। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या होगा? तो 11 प्लस 25 प्लस 30 अब बटा ये हो जाएगा 11/7 प्लस 25/10 प्लस 30/20। बस इसे हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 11/13 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा हो जाएगा ए, होगा क्या है ए। निम्नलिखित तालिका लिंग के आधार पर वर्गीकृत 5 अलग अलग शहरों का जनसंख्या आंकड़ों को दर्शाता है। शहर ए और शहर बी में महिलाओं की कुल संख्या सैकड़ा में जो है वो कितनी है? शहर ए और अगर बी की कह रहा है महिलाओं की, तो ये हमारे पास जो है 2340 गुना 2/3 अब प्लस 900 गुना 1/4, क्योंकि 3 1 4 और 2 1 3 ये किया गया है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1560 प्लस 225 टोटल 1785 आंसर ए। नेक्स्ट है एक नाव की जो है वो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। तो धारा की हमें चाल ज्ञात करना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि धारा की चाल जो है x किलोमीटर है, क्या है? शांत जल में नाव की चाल जो है वो 22 किलोमीटर। तो कह रहा है 24/22 माइनस x प्लस 36/22 प्लस x बराबर 10। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 12/22 माइनस x बराबर 18/22 माइनस x, सॉरी 22 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 5। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास हो रहा है वो 36/22 माइनस x प्लस 24/22 प्लस x बराबर क्या है 12। 3/22 माइनस x प्लस 2/22 प्लस x बराबर 1। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब एक इक्वेशन 1 में से घटा देना है, कर देना है, और 2 के पहले 4 से गुना कर दीजिए ताकि थोड़ा आसान हो। जब इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गुना 4, ये हो जाएगा 12/22 माइनस x प्लस 18/22 प्लस x बराबर 5। और इसमें घटाना है हमें कितना, तो ये घटाना है 12 क्या है 12 हो जाएगा, 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 तिया 12/22 माइनस x प्लस 8/22 प्लस x बराबर 4। जब इसको घटाइएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/22 प्लस x बराबर 1। तो 22 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा जो है वो तीसरा आ गया। अब समीकरण 1 में इसे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 12/22 माइनस x प्लस 18/10 बराबर 5, क्या हो जाएगा 18। अब इससे 22 माइनस x यहाँ से निकाल लीजिए, 22 माइनस x बराबर हो जाएगा 15/4 और ये 15/4 आ गया है। अब इसको रख, ये हमारा चौथा हो गया, क्या है चौथा, ये तीसरा था 22 प्लस x बराबर 10, 22 माइनस x बराबर 15/4। इन दोनों को जब हल कीजिएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा x का मान 25/8 किलोमीटर पर आवर आएगा, और धारा की चाल जो है वही पूछा गया था ना, x किलोमीटर क्या हम माने थे धारा की चाल, और वही पूछ रहा है, तो हो जाएगा 25/8 कितना है सी। आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट है एक वस्तु की लागत मूल्य जो है 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार जो है 7400 की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की कटौती से पूर्व के क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के किस मूल्य पर प्रति किलोग्राम जो है बेचने पड़ेगी? तो मान लें कि 15 किलोग्राम वस्तु का मूल्य कितना हो गया 15 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 7400 गुना 7.5%, यानी 500
555 रुपया। 1 किलोग्राम वस्तु के तो 555/15 यानी 37 रुपये। प्रति किलोग्राम वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना हो गया? 37 गुना 100/100 माइनस 7.5 यानी 40 रुपया। तो 32.5% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य 40 गुना 132.5/100 यानी ये 53 रुपया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 53, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि a प्लस बी प्लस 3c बराबर 0 है तो a क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 27c क्यू का मान जो है वो क्या होगा? a प्लस बी प्लस c बराबर जो है वो 0 है तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर जो होता है 3abc। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, a क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 27c क्यू बराबर हो जाएगा 3a इंटू 2b इंटू 3c यानी 18abc। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 जो है वो कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 31 मई को। क्या है? 31 मई को मनाया गया। 2024 का थीम था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचना। 29 मई 2024 के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और इसका आंसर हो जाएगा रुद्रम 2। 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मान्यता के लिए भारत की ओर से भारत के मराठा काल के कितने किलो को नामांकित किया गया है? और इसका आंसर होगा 12। कितने किलो को? 12 किलो को। 14 जनवरी 2025 के अनुसार इसरो के अध्यक्ष है कौन है? तो डॉक्टर बी नारायणन। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।